नमस्कार दोस्तों, SR गुरुकुल पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी फेज़ वाइज चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम 16 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उनमें कुछ क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस करेंगे। बात करें पेपर के लेवल की तो मॉडरेट टू हाई, पेपर का लेवल की बात करें तो मॉडरेट टू हाई रहा है। और सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो सेफ अटेम्प्ट इसके अंदर आज वाले पेपर के जैसे मैंने एनालिसिस किया है तो आज वाले पेपर को देखूं तो उस हिसाब से 70 टू 75, 70 से 75 के बीच में विथ 90% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी के साथ में अगर 70 से 75 तक आपके सेफ अटेम्प्ट माना जाएगा, वो भी जनरल के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से, क्योंकि बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट होने लग गए हैं। अब क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, जो पहले कुछ शिफ्टों में आए थे वो क्वेश्चन अब धीरे धीरे रिपीट होने लग गए हैं। वहीं बात करें अटेंडेंस की तो अटेंडेंस 40 से लेकर 50% तक अटेंडेंस रही है। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम आज के इन क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चंस के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, जो जैन धर्म होता है उसके पहले तीर्थंकर कौन थे? तो वो है ऋषभदेव होते हैं। अब और बाकी और तीर्थंकर की अपन बात करते हैं। देखिए पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। बात करते हैं सेकंड तीर्थंकर की तो वो थे अजीतनाथ, आप याद रखना। थर्ड यानी कि तीसरे तीर्थंकर की बात करते हैं तो वो थे संभवनाथ। चौथे तीर्थंकर की बात करते हैं तो वो थे अभिनंदननाथ। 23वें की बात करते हैं तो वो थे पार्श्वनाथ और 24वें महावीर जैन। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो 24वें तीर्थंकर महावीर जैन जी जो हैं, इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्योंकि क्वेश्चन आया है, अब क्वेश्चन अभी आया है, जैन धर्म का क्वेश्चन आया है, जब पहले तीर्थंकर की बात की गई है, पूछा गया है, तो हो सकता है 23वां भी पूछा जाए, 24वां भी पूछा जाए। तो आपको याद रखना है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो कौन है? महावीर जैन। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो देखिए, भारतीय मेंस हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक किसे हराकर जीता? इसका सही आंसर होगा जर्मनी। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, जो टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं सबसे पहले। तो टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था वो होना 2020 में था, लेकिन हुआ कब? 2021 में। क्यों हुआ? क्योंकि 2020 में इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि कोविड चल रहा था उस टाइम पे, तो कोविड की वजह से ये 2021 में हुआ। और टोक्यो कहाँ हुआ? टोक्यो में। टोक्यो कहाँ है? जापान में। ठीक है, जापान जो है वहाँ पर है टोक्यो, और 2021 में ये हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद में। ठीक है, इसके बाद में अगली बात देखो, और जो कि इसमें जो टोक्यो ओलंपिक है इसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। भारत ने कितने पदक जीते थे? 7 पदक जीते थे। जिसके अंदर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जीता था भारत ने 1, जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था। नीरज चोपड़ा ने जीता था पहला, जो एकमात्र गोल्ड जीता था भारत ने टोक्यो ओलंपिक के अंदर, जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था। भाला फेंक से संबंधित हैं नीरज चोपड़ा। किससे संबंधित हैं? भाला फेंक, इससे संबंधित हैं। ठीक है, और 2 सिल्वर जीते थे भारत ने, 2 सिल्वर जीते थे, और 4 जीते थे ब्रॉन्ज। और इन 4 ब्रॉन्ज में से ही एक जो है वो भारतीय हॉकी टीम ने जीता था। तो देखिए, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान की बात करें, ओलंपिक में बात कर रहा हूँ मैं, उस समय कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह थे उस टाइम पे। और जो गोलकीपर जो थे भारतीय टीम के, जो हॉकी टीम के जो गोलकीपर थे वो थे पी.आर. श्रीजेश। और ये कहाँ के हैं? ये रहने वाले हैं केरल के रहने वाले हैं। और इन्हीं को अभी मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी मिला था, इनको मिला था। दूसरी बात, भारतीय जो हॉकी टीम है इसने इससे पहले 1980 का जो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर जीता था इसने मेडल, और उसके बाद में 41 साल बाद में 2021 में इसने फिर से कोई मेडल जीता है। तो ये भी आपको याद रखना है।
क्या कि भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद में 2021 टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीता है, और कौन सा जीता है? वो जीता है ब्रोंज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वें आवर्त में कुल कितने एलिमेंट्स होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं। आवर्त सारणी जो है, इसके अंदर 7वें आवर्त में कुल कितने एलिमेंट्स होते हैं? देखिए, मैं सभी आवर्त की बात कर लेता हूँ। फर्स्ट आवर्त, पहला आवर्त जो है, इसमें 2 तत्व होते हैं, जैसा कि आपको पता है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, और इसी को पहले आवर्त को क्या बोलते हैं? सबसे छोटा आवर्त। ये सबसे छोटा आवर्त है। दूसरे और तीसरे आवर्त में जो हैं वो 8 तत्व होते हैं। ठीक है, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। इन दूसरे और तीसरे आवर्त को बोलते हैं अपन क्या? लघु आवर्त। क्या बोलते हैं? लघु आवर्त बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बाद में 4th एंड 5th, चौथे और 5वें आवर्त में 18 तत्व होते हैं। चौथे और 5वें आवर्त में 18 तत्व होते हैं, और इसको बोलते हैं अपन कौन सा? दीर्घ आवर्त। दीर्घ आवर्त बोलते हैं चौथे और 5वें आवर्त को। फिर बात करते हैं छठे आवर्त में। छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं, और 7वें आवर्त में भी 32 तत्व होते हैं, लेकिन 7वां आवर्त जो है वो 32 तत्वों के साथ में अपूर्ण आवर्त है। कहने का मतलब क्या कि पूरा नहीं है ये, अभी इसमें और भी फिल किए जाने बाकी हैं, और भी एलिमेंट फिल किए जाने बाकी हैं। देखिए, इसी छठे आवर्त की बात करता हूँ मैं। छठे आवर्त के अंदर जो है वो 57 to 71, 57 से 71 तक के एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे लेंथेनाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लेंथेनाइड। और वहीं 7वें आवर्त की बात करते हैं तो उसमें 89 से 103 तक वाले जो परमाणु क्रमांक वाले, 89 से 103 परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? एक्टिनाइड कहलाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 में रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था फ्रेंड्स नीना गुप्ता को। रामानुजन पुरस्कार किससे संबंधित है? मैथ से संबंधित है, आपको इतना से याद रखना है। ठीक है, रामानुजन पुरस्कार मैथ से संबंधित है, नीना गुप्ता को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल का प्रकाशन कब किया था? देखिए, वो क्या था? 1872। सही आंसर तो ये हो गया। अब और क्या रह गया? एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट होता है अभी, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसके जनक किसको कहा जाता है? तो याद रखना, मोसले। मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। एक चीज़ और देखिए, जो मेंडेलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो किस पे आधारित थी? परमाणु द्रव्यमान पे आधारित थी। जबकि मोसले की बात करें तो मोसले जो हैं इनकी परमाणु क्रमांक पे आधारित थी। ये और इम्पोर्टेंट है कि वो परमाणु क्रमांक पे आधारित थी। मेंडेलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास पे आधारित थी, और मोसले की जो आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर पे आधारित थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत की पहली महिला नाविका जिसने ओलंपिक में क्वालिफाई किया, नाम क्या है? नेत्रा कुम्मनन। ठीक है, नेत्रा कुम्मनन। अब और भी कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे इसी के अंदर बात करें तो जो फवाद मिर्ज़ा हैं, एक नाम करके है फवाद मिर्ज़ा, एक प्लेयर है, वो किससे संबंधित हैं? घुड़सवारी से संबंधित हैं। याद रखना, क्योंकि ओलंपिक के अंदर ये इंपॉर्टेंट थे। फवाद मिर्ज़ा घुड़सवारी से संबंधित थे। माना पटेल एक और थे, माना पटेल जो था, माना पटेल ये भी तैराक थे। ठीक है, ये भी तैराक थे। और जो नेत्रा कुम्मनन ये पहली महिला नाविका, याद रखना, पहली महिला नाविका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, गुरु पर्व त्यौहार किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? याद रखना, गुरु नानक देव। ये सिख धर्म के गुरु नानक देव जो हैं वो सिख धर्म के पहले गुरु थे। आप जानते होंगे कि सिख धर्म में टोटल गुरु 10 थे। 10वें गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह, और पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। इन्हीं में जो सिख धर्म होता है, इसी में एक और त्यौहार होता है प्रकाश पर्व। इसी में एक त्यौहार और होता है प्रकाश पर्व। तो ये भी याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश पर्व किस धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर साहब। ठीक है, इसी के अंदर देखो, पहली बात,
प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो BR अम्बेडकर, लेकिन अगर मैं कहूँ कि संविधान सभा जो थी इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष, तो देखो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखना ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आते हैं, एग्जाम में आते हैं। और जिनका भी ग्रुप डी का नेक्स्ट आगे आने वाले दिनों में जिनका भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाएं, क्योंकि इसके आसपास ही घूम रहे हैं क्वेश्चन, इनके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन घूम रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या बात कर रहा था कि संविधान सभा के जो अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अगर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के बारे में बात करें कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये वही राजेंद्र प्रसाद हैं जो भारत के पहले प्रेसिडेंट रहे थे 1950 से लेके 1962 तक। ये भी आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि पहले प्रेसिडेंट थे भारत के और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, और 1950 से लेके 1962 तक भारत के प्रेसिडेंट रहे थे, पहले प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एल्कीन, एल्केन और एल्काइन, इन पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आया था, तो इन तीनों को भी पढ़ लीजिए। देखिए एल्कीन की बात करें, अब एल्कीन की बात करें तो एल्कीन क्या होता है? CnH2n, ये होता है एल्कीन। ठीक है, एल्केन किससे संबंधित होता है? CnH2n+2। ठीक है, और एल्काइन, एल्काइन क्या होता है? CnH2n-2। कहने का मतलब क्या हुआ? CnH2n अगर ये होता है कि C2H4, तो ये किस श्रेणी से संबंधित है? एल्कीन श्रेणी से संबंधित है। एल्केन, एल्केन क्या हो गया? CnH2n+2, मतलब अगर C3H8 होता है, C3H8, ये किससे संबंधित हो गया? एल्केन से संबंधित हो गया। ठीक है, और एल्काइन, एल्काइन जैसे मान लो कि C2 फिर से वापस से माइनस करना होता है तो C2H2, सही है, ये किससे संबंधित हो गया? अपना एल्काइन से संबंधित हो गया। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया था USA से। कहाँ से लिया गया था? USA से लिया गया था। अब जो अपने जो संविधान है उस संविधान की बात चल रही है कि संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो कहाँ से लिया गया था। अब USA से ही कुछ और भी चीज़ें ली गई हैं, जैसे कि एक तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो हैं वो अपने USA से लिए हैं। एक चीज़ और कि राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ हैं, जो सेनाएँ जो हैं उनके कमांडर इन चीफ हैं, कमांडर इन चीफ, ये चीज़ भी कहाँ से ली गई है? ये भी USA के संविधान से ही ली गई है। और ये अपने संविधान में किस आर्टिकल में है? ये वाली बात कि राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ है, तो वो आर्टिकल नंबर है 53(2). इस आर्टिकल में ये चीज़ है कि राष्ट्रपति जो है वो भारतीय सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर से क्वेश्चन आया था ऐसे करके कि ऑप्शन आया था और ये इसका आंसर ये था कि V²/R। तो देखो इलेक्ट्रिक पावर को पढ़ते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर को तीन चीज़ों में तीन फॉर्मूले से अपन डिफाइन कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है VI, V यहाँ पे क्या है? वोल्टेज, I क्या है? करंट। दूसरी चीज़ एक और होता है V²/R, जो कि आपके अभी एग्जाम में आया है, आज वाले एग्जाम में। और एक और होता है जो कि होता है अपना I²R। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं इलेक्ट्रिक पावर से संबंधित। चौथी बात, इसके अंदर जो है इनका जो यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वाट। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वाट, या फिर उसी को कह सकते हैं अपन जूल पर सेकंड। इसी को अपन क्या कर सकते हैं? जूल पर सेकंड। ये भी यूनिट होती है किसकी? इलेक्ट्रिक पावर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जो प्रोपाइन है उसमें सफिक्स क्या होगा? तो उसका आंसर था YNE। अब देखिए इंग्लिश जो होती है ना, इंग्लिश के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स। हिंदी में आपने पढ़ा हो तो एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग कहाँ लगाते हैं? शुरुआत में, और जो वर्ड होता है ना, शब्द होता है, उसके शुरुआत में उपसर्ग लगाते हैं और प्रत्यय अंत में लगता है। तो यहाँ देखिए लास्ट में क्या है? YNE, YNE। तो यही पूछ रहे हैं कि प्रोपाइन में सफिक्स क्या होगा, तो YNE इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन जो है वो किससे संबंधित था? तो आंसर वहाँ पे था वन की कटाई से, वनों की कटाई से वहाँ पर आंसर था। दूसरी चीज़ इसी में इंपॉर्टेंट चीज़ है सुंदरलाल बहुगुणा।
सुंदरलाल जो बहुगुणा हैं जो कि उत्तराखंड से थे, ये भी किससे संबंधित थे? चिपको आंदोलन से संबंधित थे। और इसी चिपको आंदोलन जैसा ही अपने राजस्थान में भी एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था खेजड़ली आंदोलन। खेजड़ली आंदोलन इसके अंदर जो मेन जो लीडर जो थी वो थी अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर चुंबकीय बल रेखाएं आसपास होती हैं तो क्या होगा? चुंबकीय बल रेखाएं अगर आसपास होंगी, अगर ज़्यादा आसपास होंगी तो जो मैग्नेटिक जो फील्ड है, चुंबकीय जो क्षेत्र है वो ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। ठीक है, अगर चुंबकीय बल रेखाएं आसपास में होंगी, अगर दूर दूर होंगी तब तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कमज़ोर होगा। और अगर चुंबकीय बल रेखाएं आसपास में होंगी तब जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। इस वजह से वहाँ पर क्या होगा? स्ट्रोंग मैग्नेटिज्म होगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कितना रेलवे नेटवर्क कवच के अंदर आया है? 2000 किलोमीटर इसका आंसर था। अब इस क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। देखिए, अभी जो बजट आया था फैब के अंदर, फैब 2022 के अंदर जो बजट आया था अभी, इस बजट में रेलवे से संबंधित एक नई तकनीक लगाई गई थी, कवच तकनीक। इस कवच तकनीक से मतलब क्या है कि कोई भी एक ट्रेन, जैसे मान लो ये ट्रेन इधर से आ रही है और ये एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो दोनों के बीच में आपस में टक्कर ना हो, इस टक्कर रोधी प्रणाली को ही क्या कहा गया? कवच कहा गया। और भारतीय रेलवे का जो नेटवर्क है वो 2000 किलोमीटर इस कवच प्रणाली से जोड़ा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएनईपी इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, देखिए यूएनईपी इसकी जो है वो स्थापना कब होती है? 5 जून 1972 को। 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है। और 5 जून 1976 को, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और जो 5 जून 1976 को है वो पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था और जिसकी मेज़बानी की थी यूएसए ने। ठीक है, तो पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 5 जून 1976 को, जिसकी मेज़बानी किसने की थी? यूएसए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत में सेब का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो उसका आंसर था जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर कोई बल्ब 60 वाट का 10 घंटे तक जलता है तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? उसका आंसर था 0.6 kWh। और ये kWh आप जानते होंगे कि इसी को अपन मीटर में यूनिट भी बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है उसमें आपने देखा होगा इस kWh को, इसी को ही अपन यूनिट भी बोलते हैं। अपन कहते हैं ना घर पे कि आज 50 यूनिट आए हैं, बिल में 50 जो बिल होता है अपना, वो उसमें बिल में 50 यूनिट आए हैं, तो वो जो यूनिट होता है वही क्या होता है? kWh। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फॉर्मूला होता है PT/1000। P क्या है? पावर, T क्या है? टाइम, और 1000 नीचे डिवाइड में होगा। पावर देखिए, पिछले आपने क्वेश्चन में देखा है कि 60 वाट 10 घंटे के लिए, और कितना? 1000। मल्टीप्लाई करोगे 0 से एक जीरो, 0 से ये दूसरा जीरो, कितना आंसर आ जाएगा? यहाँ नीचे 10 भी है तो 0.6 kWh ये आंसर आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य फेफड़ों में कुपी का एल्वियोली, जो एल्वियोली होती है उसका आकार कैसा होता है? तो उसका आंसर था अंगूर के गुच्छों जैसा। क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, मनुष्य फेफड़ों में कुपी का, हिंदी में बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं एल्वियोली, का आकार अंगूर के गुच्छों जैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1996 में पंचायती राज्य के लिए कौन सा एक्ट लगाया गया था? इस एक्ट का नाम था पेसा एक्ट। फुल फॉर्म इसकी थी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। ये इसकी जो है फुल फॉर्म है पेसा एक्ट की, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। देखिए बात करते हैं पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज के बारे में बात करते हैं, जो पंचायती राज अधिनियम जो है वो कब आया था? 1993। पंचायती राज अधिनियम भारत में कब आया था? 1993 में। देखिए, और पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल 1993 को 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट चीज़ देखिए इसमें, 73वां संविधान संशोधन, 73वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है, वो किससे संबंधित था? वो था पंचायतों से संबंधित, पंचायत समिति से संबंधित था।
ठीक है। और 76वां जो संविधान संशोधन था ये किससे संबंधित था? ये था नगर पालिका से संबंधित, नगर पालिकाओं से संबंधित था 76वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट चीज़ देखिए, पहली पंचायत की बात कर रहे हैं कि पहली पंचायत कहाँ बनी थी? वो बनी थी राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? पहले बात तो याद रखना, 2 अक्टूबर 1959 को बनी थी, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि अपने भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। एक बात और रह गई कि पंचायती राज जो अधिनियम है ये किस किस समिति की सिफारिश से लागू हुआ था? तो वो हुआ था बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। मैं आगे लिख देता हूँ, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है? तो देखिए इसका आंसर तो दूसरी होगा, ठीक है। अब अपन सभी को पढ़ लेते हैं, ये पंचवर्षीय योजना क्या है इन सभी को पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं योजना आयोग की। योजना आयोग जिसकी स्थापना होती है 1950 में, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना कब होती है? 1950 में। इसके जो पहले जो अध्यक्ष थे वो क्या थे? नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो पहले अध्यक्ष थे योजना आयोग के। फिर इसके बाद में पहले उपाध्यक्ष वो कौन थे? गुलजार लाल नंदा, गुलजार लाल नंदा, ये पहले क्या थे? उपाध्यक्ष थे किसके? योजना आयोग के। नेक्स्ट बात देखिए, फिर उसके बाद में 1 जनवरी 2015 से इसी योजना आयोग को नीति आयोग नाम दे दिया गया। इसी योजना आयोग को नीति आयोग नाम दे दिया गया, जिसके अभी प्रेसिडेंट कौन है? और जब से ये बना है तब से लेके प्रेसिडेंट कौन है? मोदी जी, मतलब भारत के पीएम, वही अभी इसके नीति आयोग के क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं। अब देखिए जो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो थी हेराल्ड मॉडल पे आधारित, हेराल्ड मॉडल पे आधारित। और ज़्यादा जोर किस पे दिया गया था? इसमें कृषि पे जोर दिया गया था। सेकंड की बात करें तो सेकंड जो थी वो महालनोबिस, जो कि क्वेश्चन आया है, महालनोबिस महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी, और ये इसमें भारी उद्योग पर ज़्यादा जोर दिया गया था। तीसरी जो थी, तीसरी के अंदर जो है वो था गाडगिल आयोग, गाडगिल आयोग पे आधारित थी, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, और ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अरावली व सतपुड़ा के बीच कौन सी पर्वतमाला है? तो उसका आंसर है फ्रेंड्स विंध्य श्रेणी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। अब ऐसे ही जैसे जैसे एग्ज़ाम होते जाएंगे वैसे वैसे आपके लिए डेली डिटेल एनालिसिस में लेकर आता रहूँगा। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कमी अगर आपको लग रही है तो कमेंट करें। अगर नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए उसके लिए आप कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है फ्रेंड्स।